Hello friends, myself C.A. Sitaram Zanged. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about the section 62 of Companies Act 2013 regarding further issue of share capital. पहले होता है कंपनी जब फर्स्ट टाइम इश्यू करती है तो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद अगर कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसको फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजन है वो फुलफिल करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? एक होता है राइट इश्यू। राइट इश्यू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जितने हैं कंपनी के, उनको एक राइट देना कि आप हमारे, और हम इश्यू कर रहे हैं शेयर, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वो होता है राइट इश्यू। एक होता है ई सोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें कहता है कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनके डायरेक्टर है, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के शेयर एक प्री डिटरमाइन रेट पे इस टाइम के बाद या इतने टाइम के बाद आप खरीद सकते हो। तो वो होता है ईसोप। और एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसमें होता है कंपनी के कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को बोल दिया जाता है कि आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप कंपनी के शेयर ले सकते हो। तो इनको अपन एक एक करके देखते हैं होता क्या है, उसका डिटेल प्रोविजन। सबसे पहले देखते हैं राइट इश्यू। राइट इश्यू में क्या होता है कि अगर कंपनी अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उसके लिए अगर कंपनी कुछ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो उसको राइट इश्यू बोलते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको नए शेयर इशू कर रही है उस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो वो एक प्रोपोर्शनेट बेसिस कंपनी डिसाइड करती है क्या प्रोपोर्शनेट होगा। हो सकता है 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे या 10 शेयर के बदले 1 शेयर दे, जो भी हो। और द राइट इश्यू ऑफर पीरियड शुड बी ओपन फॉर मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। जब उसको राइट इश्यू ओपन करता है ऑफर, तो कंपनी को मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज तक उसको ओपन रखना पड़ता है राइट इश्यू को। तभी तभी वो शेयर होल्डर को उसको खरीद सकते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में राइट इश्यू ओवर पीरियड कैन बी लेसर देन 15 डेज। 15 दिन से कम भी हो सकता है इफ द कंसेंट इन राइटिंग फॉर द सेम बीइंग गिवन बाय 90% ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के 90% मेंबर है, उन्होंने कंसेंट दे दी है। यहाँ 15 दिन से कम भी आप इश्यू को ओपन कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी को तो मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज इतना ओपन तो रखना ही पड़ेगा। And letter of offer need to be dispatched to all the shareholder at least 3 working days before the opening of issue। और जो इश्यू ओपनिंग होगा उसके एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मीन्स हॉलीडे को छोड़ के, मतलब बीच में संडे आ गया तो संडे को इंक्लूड नहीं करना है। जो वर्किंग डेज जिसमें कंपनी नॉर्मली वर्किंग करती है वो होते हैं बिजनेस डेज भी बोलते हैं इनको। तो वो जो लेटर ऑफ ऑफर रहता है वो शेयर होल्डर को एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग इश्यू ऑफ कर देना चाहिए। एंड राइट ऑफ रिनाउंसमेंट नीड टू बी गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। रिनाउंसमेंट क्या होता है कि शेयर होल्डर को राइट रहता है कि वो चाहे तो खरीद ले, चाहे उसको नहीं खरीदे, या अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दे, उसको रिनाउंसमेंट बोलते हैं। उस राइट ट्रांसफर करने को रिनाउंसिएशन या रिनाउंसमेंट बोलते हैं। तो वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना चाहिए। Offer under right issue which has not been accepted or no reply being received from such shareholder, then board of directors shall have the right to dispose of such offer in such manner which is not disadvantageous to the shareholder of the company। अब क्या होता है, कभी कभी राइट इश्यू ऑफर किया शेयर होल्डर को लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कई लोग। तो ऑफर ऑफ अंडर राइट इश्यू विच हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, एंड नो रिप्लाई, और शेयर होल्डर से कोई रिप्लाई भी रिसीव नहीं हुआ है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस राइट जो दिया है शेयर होल्डर को उसको डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन वो जो कैंसिल कर रहे हैं उससे शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंपनीज एक्सेप्ट निधि कंपनीज। निधि कंपनीज पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि और सारी कंपनियां हैं जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब पे वो प्रोविजन ऑफ 62 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दूसरा टाइप आता है एक ई सोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या रहता है कि ई सोप मीन्स राइट
और इसमें राइट भी रहता है और एन ऑप्शन, और ऑप्शन दोनों रहते हैं। एक तो राइट रहता है, हाँ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और ऑप्शन रहता है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। इसको रहता है डायरेक्टर को, ऑफिसर को कंपनी के, और एम्प्लॉय को, इन तीनों को राइट और एन ऑप्शन रहता है कि ऑफ ए कंपनी, कि वो कंपनी के या उसकी होल्डिंग कंपनी के या उसकी सब्सिडरी कंपनी के, और कंपनीज विच गिव्स सच डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज द बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब या ये जो कंपनी का कोई डायरेक्टर है, ऑफिसर, एम्प्लॉय है, कंपनी के या तो कंपनी के या उसकी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के, और या उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के, विच गिव सच डायरेक्टर, और उस डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय को बेनिफिट और राइट टू परचेज और सब्सक्राइब्ड फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर एट प्री डिटरमाइंड डेट। मतलब एक फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस एक फिक्स हो जाती है, तो उसको ईसॉप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज कि आज अभी 2022 चल रहा है, मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर है, ऑफिसर और एम्प्लॉय को मैं उनको एक ऑप्शन दूंगा, एक राइट दूंगा कि आप 2025 में अगर रहेंगे कंपनी में, तो अभी मेरे शेयर की वैल्यू सपोज 10 रुपए चल रही है, तो आप उसको 15 रुपए या 20 रुपए पे खरीद सकते हैं, भले ही मार्केट प्राइस कुछ भी हो उस टाइम। तो वो होता है ईसॉप। मैं वो मेरी कंपनी के शेयर डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय हो सकते हैं, या उस होल्डिंग कंपनी के हो सकते हैं, मेरी जो होल्डिंग कंपनी अगर कोई है तो, या मेरी सब्सिडरी कंपनी, मेरी कोई सब्सिडरी, तो उनके भी ये जो डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, उनको भी ये राइट और ऑप्शन दे सकता हूं। तो उसको बोलते हैं ईसॉप। अब ईसॉप के लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो अब अपन ने देखा कि डायरेक्टर, एम्प्लॉय और ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें के डिटेल में दिया है कि परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन और आउटसाइड इंडिया। एक परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, कैजुअल या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ईसॉप के लिए, और वो वर्किंग इंडिया में कर रहा हो या आउटसाइड इंडिया कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और डायरेक्टर वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, डायरेक्टर होल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एन एम्प्लॉय ऑफ ए सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और ऑफ ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, और होल्डिंग कंपनी, उनका कोई एम्प्लॉय हो वो होगा। बट ये इंक्लूड नहीं होंगे, कौन कौन एम्प्लॉय में, एनी एम्प्लॉय हु इज प्रमोटर और पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। मतलब कोई एम्प्लॉय हो जो प्रमोटर है खुद, या तो या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, वो उसको ईसॉप नहीं दिया जाएगा। और ए डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड मोर देन 10% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब और कोई डायरेक्टर जो कि खुद के द्वारा, आइदर हिमसेल्फ, थ्रू हिज रिलेटिव, या अपने रिलेटिव के द्वारा, और किसी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, जिस जो कंपनी ईसॉप इश्यू कर रही है उसमें 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल और मोर, नहीं मोर देन 10% ऑफ टोटल इक्विटी, मतलब 10% से ज्यादा इक्विटी कैपिटल अगर होल्ड करके रखी है उस डायरेक्टर ने, या तो खुद के द्वारा या रिलेटिव या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा। इनको मतलब कि ये इनको आप ईसॉप इश्यू नहीं कर सकते। कौन कौन, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट हो, जो एम्प्लॉय या डायरेक्टर जिसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है। फर्दर ये प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी, अगर स्टार्टअप कंपनी है, द कंडीशन मेंशन इन क्लॉज 1 एंड 2 shall not apply up to 10 year from the date of its incorporation or registration। मतलब अगर स्टार्टअप कंपनी है तो स्टार्टअप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से 10 साल तक वो इनको ईसॉप दे सकती है। मतलब कि ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, ये पहले एक्सेप्शन था
कि एम्प्लॉय को दे सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय में ये इंक्लूड नहीं होंगे। बट स्टार्टअप के केस की कंपनी में 10 साल तक, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक ये एम्प्लॉय जो कि प्रमोटर ग्रुप होगा और 10% से ज्यादा उसने होल्ड कर रखा है, वो इनको भी ईसॉप दे सकती है, सिर्फ स्टार्टअप कंपनी में, बाकी में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहले दिया कि नॉर्मल प्रोविजन, उसका फिर एक्सेप्शन दिया, और फिर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन दिया, मतलब इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा बट इस केस में आप ईसॉप इश्यू कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। फिर आता है अपना प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? मींस एन इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। शेयर और अदर सिक्योरिटीज मतलब डेब्ट भी हो सकता है, डिबेंचर वगैरह भी हो सकता है, बाई ए कंपनी टू एनी सेलेक्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन कंपनी ने सिलेक्ट किए या कुछ ग्रुप पर्संस का उसने सिलेक्ट किए ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस, उनको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड डज नॉट इंक्लूड शेयर और अदर सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू। और लेकिन इसमें पब्लिक इश्यू के थ्रू अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है तो नहीं होगा, और राइट इश्यू के थ्रू अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है तो नहीं होगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सिर्फ अलग से, मतलब आईपीओ के अलावा अगर कोई सेलेक्ट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर अलॉट किए जाते हैं तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। तो आज हमने देखा कि फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं, उसकी प्रोविजन क्या है, राइट इश्यू, ईसॉप और प्रेफरेंशियल अलॉट का प्रोविजन अपन ने देखी डिटेल में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।